सेकेंड सीखो और उसी वक्त वो भी फट पड़ता है और वहाँ पे भी हम कुछ कौवों को देखते हैं। इसके बाद हमें माकिमा को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ कौवे श्राइन की छत पे बैठे हैं और जितने भी कैदी आए थे उनकी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी गई हैं। और इतना ही नहीं, कुरोसे और टेंडो की आंखों पे भी पट्टियाँ बांधी गई हैं। कुरोसे पूछता है कि उनकी आंखों पे पट्टियाँ क्यों बंधी हुई हैं। टेंडो बताती है कि माकिमा सीधा चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करती है। सीधी ऑर्डिनरी डबल हंटर को इजाज़त नहीं है कि वो माकिमा के डबल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखे। आगे हम देखते हैं कि माकिमा एक कैदी के पास रुकती है और उसे एक नाम बोलने को बोलती है, शूजो मिशिमा। कैदी वो नाम रिपीट कर देते हैं कि मिशिमा उस आदमी का नाम है जिसने डेंजी को पकड़ रखा था। जब वो अपने हाथों को मसल रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो मिशिमा की बॉडी को भी मसल रही होती है और वो भी ऐसे फट सा जाता है और चारों तरफ खून खून हो जाता है। ऐसा होते ही उस कैदी की भी मौत हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ कटाना मैन और अकाने दोनों की ही फट के चार हो रखी है। माकिमा एक और कैदी को कोई नाम लेने को कहती है, जिसके बाद कटाना मैन के एक और साथी का वही हाल होता है जो पिछले वालों का हुआ था और इस कैदी की भी मौत हो जाती है। ये सब देख के कटाना मैन के बाकी के साथी वहाँ से डर के भागने लगते हैं, लेकिन उनका भी एक एक करके वही हाल होता है जो बाकियों का हुआ था। माकिमा एक एक करके उन कैदियों को नाम बोलती जाती है और वो साथी उसके मरते जाते हैं और साथ में कैदी भी मर रहे होते हैं। एक Mega Ramp वो Chat. कहती है और कहती है कि जो मैं यहाँ से कर सकती थी वो मैं कर चुकी, अब मैं टोक्यो वापस जा रही हूँ। वहीं अकाने कह रही होती है कि ये खतरनाक पावर ज़रूर माकिमा की है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। कटाना मैन डेंजी की बॉडी को उठाने जा रहा होता है, लेकिन तभी अकाने और उसकी नज़र कोबैनी पे पड़ती है और हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि जब उस बुढ़िया ने अराई को शूट किया था तो अराई कोबैनी के सामने आ गया था और दूसरी बुलेट भी उसी को लगी थी, जिसकी वजह से कोबैनी बच गई थी। कोबैनी के एक हाथ में एक बड़ा चाकू है और दूसरे हाथ में वॉकी टॉकी है। वो उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों भी उन शूटर्स के साथ हैं ना। अकाने स्नेक डेविल को समन करती है और कोबैनी पे अटैक कर देती है, लेकिन कोबैनी उल्टा ही स्नेक डेविल पे चढ़ के उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। कटाना मैन उसे शूट करना चाहता है पर कोबैनी उसे डॉज करते हुए उसका हाथ काट देती है और फिर हवा में ही गन कैच करके 2 गोलियां उसके पीठ पे मारती है। अकाने दूसरी गिरी हुई गन उठा के कोबैनी को शूट करने लगती है पर कोबैनी काफ़ी तेज़ है और उसके बाद वो डेंजी को शील्ड की तरह यूज़ करने लगती है। कटाना मैन की हालत बहुत नाजुक है। अकाने उसे वैन के अंदर धक्का दे देती है और खुद भी वैन के अंदर बैठ जाती है। कोबैनी अभी भी उसे शूट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ गाड़ी के शीशे ही टूट रहे हैं। अकाने ड्राइवर सीट पे आके गाड़ी स्टार्ट करती है और इस बार भी कोबैनी की गोली मिस हो जाती है और एंड में वो दोनों वहाँ से बच के निकलने में कामयाब रहते हैं। कोबैनी डेंजी से कहती है कि वो माफ़ी चाहती है कि उसने पिछली बार उसे मारने की कोशिश की थी और हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि कोबैनी ने बुलेट्स को डॉज करके गुड़िया की गन से ही गुड़िया को ही शूट कर दिया था। कोबैनी को लगता है कि अराई की मौत उसकी गलती है और वो कहती है कि जब वो अगली बार हिमेन से मिलेगी तो उसे बता देगी कि वो ये जॉब छोड़ रही है। अब माकिमा टोक्यो पहुंच चुकी है, जहां उसकी मुलाकात मडोका से होती है। मडोका भी स्पेशल डिवीजन का एक मेंबर है जो सर्वाइव कर जाता है शूट आउट को। माकिमा उससे पूछती है कि कितने मेंबर्स बच पाए हैं। मडोका बताता है कि लगभग सारे ह्यूमंस मारे जा चुके हैं। माकिमा कहती है कि ये अटैक गन्स के साथ हुआ था, तो ज़रूर इसके पीछे गन डेविल का ही हाथ होगा। मडोका आगे बताता है कि सुपीरियर्स का ऑर्डर है क्योंकि अब पर्सनल कम हो गए हैं तो सारे स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 ये सब सिर्फ स्पेशल डिवीजन बन के रह जाएंगे जिनकी कमांडिंग Pro muscle right now, but we're gonna pull out the piano. We're on stage 3 of. को थमा देता है और कहता है कि ये काफ़ी डेंजरस हो रही है जॉब, तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। माकिमा जा रही होती है कि तभी मडोका उससे पूछता है कि क्या उसको इस अटैक के बारे में पहले से पता था, जिसके जवाब में माकिमा कहती है कि वो सिविलियंस के साथ ये सारी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती और उसको उसकी सर्विस के लिए थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंडो और कुरोसे डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम स्पेशल डिवीजन फोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हाँ तो यहाँ जस्ट ट्रेनिंग को के हो लिए गया आए हैं और तुम्हें एक तो हफ्ते बाद हम डायरेक्ट वापस क्योटो चले जाएंगे। माकिमा कहती है लफुका कि बहुत आने बुरी वन बात है वने क्योंकि ए टोक्यो का खाना बक्का बहुत बक्का अच्छा ए होता ए है। और यही हमारा हल्ला 9th एपिसोड बक्का खत्म फा हो जाता है। दिस भाई साहब क्या था ये एपिसोड यार, दिमाग की ऐसी की तैसी फेर दी। माकिमा की पावर क्या है और ये कोबैनी को क्या सोचा था, क्या निकली है, क्या से क्या हो गया, दिमाग इधर उधर भूल गया मेरा। क्या तो ऐसे थी बताओ। क्या सीन में क्या हो गई यो किसने भी खाया ना वो उसका मना पक्का है।
हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट भाई और शायद आपने इस फिल्म को तो देखा ही होगा। जी हाँ, मैं फिल्म जोजो रैबिट की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक 10 साल का बच्चा है जो हिटलर सा नाजी बनने का ख्वाब देखता है। पर जल्द उसके इन ख्वाबों में एक विभिन्नता आ गई। वो थी एक ज्यूइश गर्ल जिसको जोजो के मॉम ने उसके घर पे पढ़ा दी थी, और इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता वो अपने काल्पनिक दोस्त एडल्फ हिटलर के साथ डिस्कस किया करता था। इसी वजह से फिल्म स्ट्रॉन्ग वायलेंस, थीम्स ऑफ वॉर, डेथ और एंटीसेमिटिज्म के साथ साथ पॉलिटिकल कॉमेडी का भी रूप ले लेती है, जिस वजह से जोजो रैबिट ने कई सारे अवार्ड जीते और साथ ही में वो रशिया में बैन भी हो गई। अब रशिया ने कोई ठोस वजह तो नहीं बताई, पर लोगों का यही कहना है कि फिल्म को एडोल्फ हिटलर के पात्र की वजह से बैन किया गया था। पर फिर भी जोजो रैबिट फिल्म को तो सिर्फ एक ही देश में बैन किया गया था, जबकि 50 शेड्स ऑफ ग्रे वो फिल्म है जिसको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 देशों में बैन किया गया है। और इसकी वजह ये कि फिल्म में दिखाई गई न्यूडिटी और सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट को वो 7 देश अपने देश में कल्चरल एथिक्स की वजह से ओपनली नहीं दिखा सकते थे। और ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से अक्षय कुमार की फिल्म OMG ओ माय गॉड को भी UAE और दूसरे अन्य देशों में बैन कर दिया गया, क्योंकि उस फिल्म में लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। और ऐसे ही दूसरे बैन फिल्म्स के नाम और उनकी कहानी जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पद्मावत। चलिए आओ शुरू सुनाऊं करते हैं। मैं तुम्हें कहानी राजपूतों के गौरव की। ये कहानी है मेवाड़ के आखिरी राजा रतन सिंह की। आंखों में आंखें डाल कह गए अलविदा जो, तीर के होने पर भी दुश्मन के आगे नहीं झुके थे वो। कहानी है ये रानी पद्मावत की खूबसूरती और वीरता की, घूमर से लेकर जौहर तक की। कहानी है इतिहास के गुमनाम कुछ किस्सों की। अलाउद्दीन खिलजी के खलीबली से लेकर मालिक कफूर के बिन्ते दिल तक की ये कहानी है मेवाड़ एंड राजपूत की शान पद्मावत की। और इसी कहानी को साल 2018 में संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावत के नाम से दुनिया के सामने लास्ट लाए। में हालांकि बेबी अपने कैसा रेटिंग्स को बच्चा है बढ़ाने ना? के चक्कर में उन्होंने असल ये तो कहानी की मजेदार। असलियत को छोड़ इसके महीने अपने का मिर्च पक्का मसाले भी मिलाए हुए हैं फिल्म में, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के झंडे को ऐसे से ऐसे में बदल देना। इतिहास में भले ही खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच कभी बातचीत न हुई हो, पर मनोरंजन और डायनामिक डायलॉग्स के चक्कर में उस मुलाकात को फिल्म में दिखाना, और तो और संजय बंसाली ने पद्मावती और राजा रतन सिंह की पहली मुलाकात का सीन भी फेकली डिस्प्ले किया था, क्योंकि असल में रानी पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक बोलता तोता था, जिसको रानी पद्मावती के पापा ने मार देने के आदेश दिए। आदेश की खबर पड़ते ही रानी ने हीरामणि को महल से उड़ जाने को कहा। तोता उड़ गया, पर एक पक्षी पकड़ने वाले की चाल में फंस गया, जिसके बाद वो व्यापारी राजा रतन सिंह के पास पहुंचा और वहां उनके सामने उसने रानी पद्मावती की खूबसूरती की काफी तारीफ की। तब जाकर राजा रतन सिंह पद्मावती से मिलने गए और ऐसे शुरू हुई थी उनकी कहानी, जिसमें फिर आया विलेन अलाउद्दीन खिलजी, और उस पात्र को रणवीर ने फिल्म पद्मावत में बखूबी दर्शाया है। और उनके उसी बेमिसाल एक्टिंग की वजह से मलेशिया में पद्मावत पर बैन लगे, क्योंकि वो ठहरा मुख्य रूप से एक मुस्लिम नेशन। इसीलिए उनका कहना था कि मूवी मुस्लिम रूलर को नेगेटिवली पोर्ट्रेट करते हुए उनके इस्लामिक सेंटिमेंट्स को आघात पहुंचा रही है, जो उनको हजम नहीं हुआ और मूवी पर बैन्स लग गए। नंबर 2, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स 2022 में आई वो फिल्म है जिसने इंडिया के लोगों को उस सच से वाकिफ करवाया जो 1990 के दौर में कश्मीर के लोगों ने जिया था। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ कमाने वाली ये फिल्म इंडिया के लोगों को जितनी ज्यादा अच्छी लगी थी, उतनी ही ये फिल्म इसराइल के फिल्म मेकर नादाव लैपिड को पिछले दिनों गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के दौरान खटकी। और उन्होंने ये बात सबके सामने रखने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। नादाव जो IFFI के ज्यूरी चीफ थे, उन्होंने स्टेज पर आकर कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और वल्गर शॉकिंग फिल्म कहा। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब भी कई लोगों ने इसी तरह इस फिल्म को बैश और बैन करने की कोशिशें की थी, हालांकि वो तब कामयाब नहीं हुए थे। इस कंट्रोवर्सी के पीछे कश्मीर फाइल्स का क्या होगा, क्या वो बैन होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नदाव लैपिड के कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलने के बाद इस फिल्म के कलाकार जैसे अनुपम खेर ने जवाब में नदाव को ही वल्गर और अपॉर्चुनिस्ट बता दिया। वहीं परेश रावल का जवाब था कि नदाव के कमेंट से अपसेट होने के बजाय हमें इसे लर्निंग लेसन समझना चाहिए। पर इस पर सबसे अलग रिएक्शन था फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का। उन्होंने अनाउंस किया कि वो इसी साल के अंदर अंदर कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड मूवी लेकर आएंगे, जहां वो उन स्टोरीज और सच का पर्दाफाश करेंगे जो कश्मीर फाइल्स में उन्होंने नहीं दिखाई। नंबर 3,
द डिक्टेटर। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने द डिक्टेटर मूवी के इस सीन को नहीं देखा होगा। ये 2012 में बनी वो पॉलिटिकल सटायर ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो एक चाइल्डिश, सेक्सिस्ट, एंटी वेस्टर्न एंड एंटी सेमिटिक डिक्टेटर एडमिरल जनरल हफाज अलादीन की कहानी को दर्शाता है। अलादीन अपने साथ हमेशा लीबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी की तरह वर्जिन फीमेल बॉडीगार्ड्स रखता, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता, इसराइल को बर्बाद करने न्यूक्लियर वेपन बना रहा था और अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को दुनिया की नजरों से दूर अपने गेस्ट हाउस में पनाह दे रहा था। हालांकि इतने खतरनाक साउंड करने वाले शख्स का असल जिंदगी में दिमाग का पेन ढीला था, जिसके सबूत हैं ये और ये सारे कॉमेडी, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर के प्यार, जोए वगैरह वगैरह की कहानी। यानी कि ये पूरी मूवी नॉवेल ज़बीबा एंड द किंग बाय इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन से प्रेरित थी। और इस नॉवेल पर भले ही कोई बैन ना लगे हो, पर दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस नॉवेल से प्रेरित मूवी द डिक्टेटर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। एग्जाम्पल, बेलारूस एंड तजाकिस्तान के जैसे बहुत से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में उनके लीडर्स को डिक्टेटर कहा जाता है, इसीलिए उन सभी जगह पर मूवी पर बैन है। और उज्बेकिस्तान में इस 83 मिनट्स की मूवी को काट छाट कर 71 मिनट्स का रिलीज किया गया था। तो वही बेलारूस में इस फिल्म पर इनफॉर्मली बैन्स लगे और मलेशिया में मूवी को थिएटर्स में रिलीज होने से भी ब्लॉक कर दिया गया। और इसराइल जिस पे न्यूक्लियर अटैक करने की प्लानिंग की गई थी और उस देश की हिब्रू लैंग्वेज का अलादीन एंड नदाल हेलीकॉप्टर में मजाक बना रहे थे, उस देश में तो इस फिल्म को बैन होना ही था। नंबर 4, सुपर हीरोज। अमेरिका को छू कर देखा, सुपर हीरो की चली सवारी, स्पेस विलेन से लड़े हम, प्रीत वालों से है सच्ची यारी। पर ना ये यारी, ये दुनिया को बचाना, ये सारी सुपर हीरोज की फैंटेसी भरी कहानियां, ये सब दुनिया में हर किसी को नसीब नहीं होता। तभी तो 2021 में रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो द्वारा बनाई गई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 26th फिल्म द इटर्नल्स को कई सारे देशों में बैन किया हुआ है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में इटर्नल्स को रिलीज ही नहीं किया गया था, क्योंकि ये फिल्म गे कपल्स का चित्रण करती है। तो वहीं यूएई, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट में फिल्म को रिलीज तो किया, पर सारे गे लव सीन्स को कट कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद $200 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 402.1 मिलियन बनाने में ये कामयाब रही। और कुछ ऐसी कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 28th फिल्म टी.आर. स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की भी रही। इस फिल्म को भी अपने गे कैरेक्टराइजेशन की वजह से पूरे जॉर्डन में बैन कर दिया गया है। पर ऐसी बैन भरी कहानियां सिर्फ मार्वल सुपर हीरोज ही नहीं झेल रहे हैं, डिज्नी सुपर हीरोज की भी यही दुख भरी कहानियां हैं। जैसे कि आप डीसी कॉमिक कैरेक्टर बेस्ड फिल्म वंडर वुमन की बात कर लो ना। फिल्म में कोई समस्या नहीं थी, समस्या थी वंडर वुमन का पात्र निभा रही गैल गैडोट। दरअसल साल 2014 में सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने 3 इजराइल टीनेजर्स को किडनैप करके उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और इस हादसे का नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने पैलेस्टीनियन एन्क्लेव ऑफ गाजा पर वॉर छेड़ दिया। ये युद्ध 7 दिनों तक चलता रहा, जिसमें 21 पैलेस्टीनियंस और 73 इजराइलीज का खून कर दिया गया। और इस पूरे वॉर में इजराइल एक्ट्रेस एंड मॉडल गैल गैडोट ने ऑब्वियसली इजराइल का साथ दिया, पर उनका ये साथ ट्यूनीशिया और लेबनान को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि उन्होंने वंडर वुमन के साथ साथ डिज्नी की जस्टिस लीग पर भी थ्रू आउट द नेशन बैन्स लगा दिए हैं। और सिर्फ डीसी की ये सारी फिल्में ही नहीं, डीसी के सुसाइड स्क्वाड ने भी बैन का सामना किया है। चाइना ने उसे बैन किया था, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के अकॉर्डिंग वो एक अच्छी फिल्म नहीं थी। मतलब अब डीसी वाले क्या बोबो के आइटम्स पर पिक्चर बनाए? वेल, मार्वल और डीसी के बाद अब बारी आती है डिज्नी के ब्यूटी एंड द बीस्ट की, जिसे कुवैत में बैन किया गया है। और इसकी वजह है मूवी में दिखाए गए गे मूवमेंट्स, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में होमोसेक्सुअलिटी अभी भी क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस है, जिसके लिए फाइन, लैशिंग और हवाला तक की सजा है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इस तरह मूवी बैन करना बिल्कुल आम सी बात है। जैसे कुछ सालों पहले 300 इस मूवी को ईरान में इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि वो फिल्म अमेरिकन प्रोपेगेंडा फैला रही है, और एक बार उन्होंने कुछ मान लिया तो वो किसी की नहीं सुनते। नंबर 5, पाकिस्तान। भैया कुछ होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी गलती को झूठ से छुपाते हैं, और फिर आता है पाकिस्तान जो अपनी गलतियों पर बैन लगा देता है। मेरा मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स की ज्यादातर फिल्म्स को बैन कर दिया है। झूठे मुकदमे में फंसा, वो भी पाकिस्तान में। अब नतीजे की बात कर लो। 23 साल की उम्र में बचाए उसने 359 लोगों की जान, कहकर बस इतना हो गई वो खुद बलिदान। राम माधवनी द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट
एलिमेंट से इंस्पायर्ड थी। ये बात है 5 सितंबर 1986 की, जब पाकिस्तान में मौजूद अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टेररिस्ट ने पैन एम फ्लाइट 73 को पाकिस्तान की कराची में हाईजैक कर लिया था और इस हाईजैक को असफल करने से लेकर पायलट्स को अलर्ट करना, अमेरिकन पायलट्स को कॉकपिट से बाहर निकालने से लेकर 369 लोगों की जान बचाने तक का पूरा श्रेय जाता है हेड पर्सन ऑफ द फ्लाइट नीरजा भनोट को। नीरजा केवल 22 साल के थे जब उन्होंने ये वीर गाथा को रचा था और उसी दौरान पीठ पर गोली लगने की वजह से नीरजा शहीद हो गए। पर मरते मरते भी उनका बस इतना कहना था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और उनके इसी वीरता भरी बड़ी जिंदगी के लिए नीरजा बिकेम एंड रिमेन्स द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, द अशोका चक्र। इतना ही नहीं, नीरजा को पाकिस्तान एंड यूएस ने भी कई सारे वीर अवार्ड्स दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने फिर भी नीरजा मूवी को वहां पे बैन किया हुआ है क्योंकि उनका मानना है कि इस मूवी में पाकिस्तान के बैड साइड पर स्पॉटलाइट डाली गई है। ठीक वैसी स्पॉटलाइट जो इंडियन सिनेमा ने एजेंट विनोद में उस पर डाली थी। उस मूवी में ऐसा दर्शाया गया है कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं, जो शायद कुछ हदों तक सही भी है, पर अब सच्चाई को तो छुपाना था, इसीलिए मूवी पर प्रतिबंध भी तो लगाना था। और अगर आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड मूवीज पर बैन लगाता है तो आप गलत हो, क्योंकि इस देश ने अक्षय कुमार की 2 इवेंट्स बेस्ड बैडमैन मूवी पर भी बैन लगाए हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये फिल्म उनके कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब भी पाकिस्तान में बैंड है, तो वहीं OMG, ओ माय गॉड, जो UAE में बैंड है, उसे भी पाकिस्तान में बैन रखा गया है। और यकीन मानो इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है, जहां फैक्ट लाइव बस इतना कहना चाहेगा कि पाकिस्तान को तो गाइस, गौतमी को क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है और उसको क्रिकेट की बहुत नॉलेज भी है। अरे ये तो कोहली है। क्या? नहीं, ये KL राहुल है। ये तो कोहली है। बहाने हैं, वो जिसकी भी दाढ़ी है वो कोहली नहीं होता। तो इसीलिए आज हम इसका करियर बनाएंगे इन क्रिकेट 22। मेरा करियर बनाएगा। क्रिकेट करियर बनाऊंगा। प्लेयर बनाएंगे, जर्नी करेंगे यार। तू देश के खेतों में खेल के बड़ी स्टार बनेगी, IPL वाली स्टार। तो वो प्लेयर है जो पंजाब के खेतों में बड़ी हुई है, गन्ने से खेलती थी, बॉल भी नहीं थे, तरबूज फेंकते थे तेरे पे। इन हालातों से निकली हुई प्लेयर आज IPL की ऊंचाइयों के सपने देख रही है। तो लेट्स बिगिन। बता प्लेयर्स के नाम बता। ओके, ब्रेटली बैट लेके हेलमेट पहन के इंग्लैंड में खेलता है ब्रेटली। क्रिएट न्यू मेंस करियर। ओके, अरे विमेंस करियर का ऑप्शन था तो मेंस क्यों लिया? अरे हम तुम मेरा करियर बनाना ना खुद पे कर रहे क्या? ये मैं बना रहा हूँ ना, तो मेंस करियर। अरे कोई बना तो मेरा रहा है ना। Real story experience. Hello, yes, you have reached the cricket talent agency. I'm sorry, but you are. Look, I'm in a terrible hurry, and I'm meant to be getting a call from a future superstar in a moment. अरे अलेक्जेंडर टोपली। टोपली नहीं हूँ। तो क्या नाम रखे तेरा? टोपली अच्छा नहीं है क्या? मैं कोई टोपली ओपली नहीं हूँ। सब लोग ऐसे